अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 24 अगस्त सन 2023 पाकिस्तान के शहर लाहौर में थाना मांगा मंडी की हुदूद में सुबह सुबह हलचल मची होती है। वहाँ काम पे आने जाने वाले लोगों को रास्ते में पड़ी हुई एक लाश नज़र आती है और लाश भी ऐसी होती है कि जिसे उसके कातिल ने जलाने की भी कोशिश की होती है। लोग बहुत परेशान होते हैं और पुलिस को इत्तला देते हैं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फिर उन्हें पता चला कि किस शख्स की लाश है, इसे किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, इसके पीछे क्या वजह बनी और इसके कत्ल में कौन कौन लोग मुलव्विस रहे और इस शख्स ने किस वजह से ये सज़ा पाई। और ये भी बताऊंगा आपको कि आजकल वो कातिल कहाँ है। ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है इस कत्ल से कोई 6-7 महीने पहले, जब रईस नामी डिलीवरी बॉय आमना के घर एक ऑनलाइन शॉपिंग का पार्सल लेकर जाता है। यहाँ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो किरदार हैं उनमें आमना है, फरहान है, अरमगान है और रईस हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो आपको नाम सुनने को मिलेगा वो आमना और रईस का। तो मैं बता रहा था कि जब रईस नामी डिलीवरी बॉय आमना के घर पार्सल लेकर पहुंचा तो उसके बाद ही ये मामला शुरू हुआ। आमना और रईस के दरमियान कुछ ताल्लुकात बनना शुरू हो गए और ये ताल्लुकात आगे जाकर जायज़ और नाजायज़ के हुदूद को भी पार कर गए। और इसी तरह वक्त गुज़रता रहा। पता नहीं इस बीच क्या क्या होता रहा, किसी को भी नहीं पता। और ये भांडा फूटा उस वक्त जब रईस नामी डिलीवरी बॉय आमना के घर एक दिन मौजूद था और उसे देखा आमना की 8 साला बेटी ने, और घबराहट में उसने देखा तो अपनी माँ की तरफ इशारा किया। माँ ने फ़ौरन उसे भागने का इशारा किया और वो भागती हुई बच्ची गई सीधा अपने दादा के पास और बच्ची ने जाकर दादा को सारी कहानी बताई कि इस वक्त ऊपर वाले पोर्शन में उसकी माँ के साथ कोई और शख्स मौजूद है, लेकिन वो शख्स उसका बाप नहीं है। दादा भी हैरान और परेशान हुए और किसी तरह के इल्ज़ाम से बचने के लिए दादा ने यहाँ पर अक्लमंदी से काम लिया और फ़ौरन अपने बेटे को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल की और बताया कि इस वक्त तुम्हारी बेटी ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं और मैं ये मोबाइल लेकर कैमरा ऑन करके वीडियो पे ऊपर जा रहा हूँ और तुम्हें दिखाऊंगा इस वक्त कि वहाँ पर क्या हो रहा है। देखो तुम्हारी बीवी क्या कर रही है, किसके साथ रंगरलियाँ मना रही है। लिहाजा उनके ससुर बच्ची के दादा उस मोबाइल को लेकर वीडियो कॉल ऑन करके ऊपर की जानिब बढ़े और जाकर उन्होंने दरवाज़ा बजाया। लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुला तो वहाँ पर अंदर से कुछ हलचल की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। दरअसल इस दौरान आमना रईस को घर से भगाने की कोशिशें कर रही थी और किसी तरह वो रईस को घर के पिछले हिस्से से भगाने में कामयाब हो गई। लेकिन यहाँ पर एक मामला ये हुआ कि उस वक्त जब रईस भागा तो भागते भागते अपना मोबाइल आमना के घर भूल गया और यहीं से उसके शौहर ने रईस को ट्रैक करना शुरू कर दिया था। जब आमना का शौहर फरहान घर पहुंचा तो उसने मालूमात हासिल करना शुरू की कि घर में हुआ क्या था, कौन शख्स था, कहां से आया था और क्यों आया था। लिहाजा गुस्से में उसने एक रिपोर्ट के मुताबिक घर में मारपीट की और मारपीट करके आमना को उसकी माँ के घर भेज दिया। और इसी दौरान सोचता रहा कि मुझे क्या करना है। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो सीधा आमना के घर गया और वहाँ से उसे वापस लेकर अपने घर आ गया। और वहाँ आकर उसने आमना का मोबाइल अपने पास रखा और रखने के बाद एक जाल तैयार करना शुरू किया रईस को उस जाल में फंसाने के लिए। उसने किया ये कि उस वक्त व्हाट्सएप पर उसने टेक्स्ट मैसेजिंग शुरू की और टेक्स्ट मैसेजेस में वो इस तरह बातें करता था जैसे वो फरहान ना हो, वो खुद आमना हो, और रईस उसकी बातों में किसी तरह फंस गया। देखें, कहा यह जाता है कि जब इंसान की मौत जहाँ लिखी होती है इंसान खुद ही वहाँ पहुँचता है और जिस वक्त लिखी होती है इंसान उस वक्त वहाँ पहुँचता है। तो किसी तरह ये जाल बनाने में कामयाब हो गए और रईस आहिस्ता आहिस्ता अपने जाल की तरफ बढ़ने लगा। मतलब कि मछली ने जो है चारा निगलने की कोशिश शुरू कर दी। और हुआ ये कि फरहान ने उसे टाइम दिया कि रात आज 12:30 बजे तुम मेरे पार्सल के बहाने मेरे घर आना और फिर मैं तुम्हें वेलकम करूंगी।
तो रईस बड़ी खुशी खुशी यही सोच कर गया कि आज भी मैं वही कुछ करूँगा जो पहले करता चला आया हूँ। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज मौत उसका इंतज़ार कर रही है और आज की डिलीवरी उसकी ज़िंदगी की आखिरी डिलीवरी बन जाएगी। तो बहरहाल 12:30 बजे के करीब रईस फ़रहान के घर पहुंचता है, यानी कि आमना और फ़रहान के घर पहुंचता है। और वहां पर पहले से फ़रहान ने अपने भाई अरमगान और आमना को तैयार किया होता है कि आज हम इसे पकड़ लेंगे। और फ़रहान के मुताबिक उसके पास एक लाइसेंस याफ्ता पिस्टल भी मौजूद है, उसने वेपन भी रखा हुआ था अपने पास। उसी वेपन के ज़रिए वो उसे डरा धमका के अंदर ले गया और घर के पिछले हिस्से में हाथ पैर बांध के उस पर तशद्दुद करना शुरू किया और उससे सब उगलवाना शुरू किया, सच्चे झूठे तमाम बयानात लेना शुरू कर दिए कि तुमने कभी मेरे घर में डकैती भी की है, ये भी बताओ, तुमने मेरी बीवी को तंग किया, तुमने मेरी बच्ची को ट्रैक किया, तुमने मेरे घर वालों को तंग किया। तो बहरहाल किसी तरह ये मामलात हुए। और यहाँ पर जो फ़रहान ने स्टेटमेंट दिया उसने ये भी बताया था कि जब रईस उनके घर पर आया था डिलीवरी देने रात के 12:30 बजे, कौन सा टाइम है मुझे नहीं पता कि रात के 12:30 बजे कौन सी डिलीवरी की जाती है। बहरहाल जब वो डिलीवरी के लिए वहाँ पर गया था तो उसके साथ उसके 2 दोस्त भी मौजूद थे जो उस वक्त उसे देखकर चले गए थे वहाँ से। अब ये 2 दोस्त उसके साथ क्यों आए थे? ये 2 दोस्त इसके साथ आए थे और उन्हें पता होता था कि ये शख्स रईस इस घर में जाता है और वक्त गुजार कर आता है, क्योंकि फ़रहान जो है वो नाइट ड्यूटी करता था, तो इस वजह से उसके घर पे रात में टाइम गुजारना आसान होता था। बहरहाल यहाँ पर जब उसके 2 दोस्तों ने देखा कि अब रईस घर के अंदर चला गया है तो वो वहाँ से हट गए। वो 2 दोस्त बर्गर खाने की नीयत से आए थे और कह रहे थे कि आप जब यहाँ से डिलीवरी से फारिग हो जाओगे, रईस ने 10 मिनट का टाइम दिया था कि मैं 10 मिनट में फारिग हो जाऊँगा। तो जब उसके दोस्तों ने कहा 10 मिनट में यहाँ से तुम फारिग हो जाओगे तो हम बर्गर खाने चलेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर उसके दोस्तों से इन्वेस्टिगेशन की जाए तो सब पता चलेगा कि उसके दोस्तों को सारा कुछ पहले से बहुत कुछ मालूम। बहरहाल उसके दोस्तों ने वैसे बहुत कुछ बताया भी और पुलिस के साथ बहुत ताउन भी किया। अब हम आते हैं वापस अपनी कहानी की तरफ। तो वहाँ पर उस पर तशद्दुद किया जाने लगा, रईस के ऊपर। फ़रहान, उसकी बीवी और अरमगान फ़रहान के भाई ने तशद्दुद करना शुरू किया और तशद्दुद करते करते उन्हें नहीं पता था कि अब जो है रईस की मौत वाक़ई हो जाएगी। और इसी टॉर्चर में रईस की मौत वाक़ई हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। तो फ़रहान परेशान हो जाता है, अपने भाई और अपनी बीवी के साथ मिलकर उसकी लाश को किसी तरह चादर में लपेटता है। सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है, रिपोर्ट के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ कि सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है। तो वो उसके सर पे बहुत ज़्यादा कपड़े लपेट देता है ताकि घर में खून कहीं ना लगे। और वो मिलकर जो है उसकी लाश को लेकर नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद अपनी गाड़ी की डिग्गी में लाश को डालते हैं। और डालने के बाद फ़रहान इतना शातिर दिमाग शख्स है कि वो गाड़ी लेकर जब निकलता है तो अकेले नहीं जाता है, क्योंकि आपको पता है हमारे पाकिस्तान में अगर इतनी रात को कोई 2-3 बजे अकेले जा रहा हो तो उसे पूछताछ ज़रूर की जाती है, कागजात मांगे जाते हैं, गाड़ी की तलाशी ली जाती है। लेकिन अगर आप यहीं किसी खातून के साथ और बच्चे के साथ जा रहे हो और आपने बता दिया कि मेरी फैमिली है, तो उस वक्त आपको फोर्सेस, सिक्योरिटी इदारे आपको तंग नहीं करते, बल्कि कहते हैं ठीक है कोई एमरजेंसी है, बच्चे के साथ एमरजेंसी है, बीवी के साथ एमरजेंसी, कोई भी एमरजेंसी डिक्लेयर करके आप उनसे बच के निकल सकते हैं। ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा रिस्क है, अलमिया है, कुछ भी कह सकते हैं। बहरहाल उसके शातिर दिमाग ने काम किया और जब वो उस लाश को फेंकने जाने लगा तो उस वक्त उसने गाड़ी में अपनी बीवी और अपने बच्चे को भी बिठा लिया। उस शख्स को इतना भी खौफ नहीं था कि आधी रात को इस गाड़ी के डिग्गी में एक लाश पड़ी है और वो अपने मासूम बच्चे और बीवी के साथ इतने लंबे सफ़र पे निकल पड़ा है। बहरहाल बहुत दूर चलते 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 जब वो किसी एक सुनसान जगह पर पहुँचे तो फ़रहान ने गाड़ी रोकी, डिग्गी से लाश निकालकर बाहर फेंका और फेंकने के बाद उसके ऊपर पेट्रोल डालकर फ़ौरन से उसने आग लगा दी और वहाँ से गाड़ी में बैठ के फ़ौरन वो अपने घर आ गए। और ये मामला खुला कब? ये मामला कैसे खुला? फ़रहान तक और आमना तक पुलिस कैसे पहुंची? आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल जब रईस अपने घर नहीं पहुंचा तो उसके भाइयों ने थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस वालों का जीना हराम कर दिया। पूरी रात से सुबह हो गई। सुबह 7:30 बजे मांगा मंडी में पुलिस 15 ने कॉल की वहाँ के मुतल्लका थाने को कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है और आकर यहाँ से आप पिक कर लें, हॉस्पिटल पहुँचा दें, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करें। तो पुलिस ने अपनी कानूनी कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद लाश को हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर दिया। और साथ में जिन लोगों ने रिपोर्ट की थी कि हमारा कोई भाई मिसिंग है, तो उनमें एक ही रिपोर्ट थी जो कि रईस के नाम की थी। तो उन्होंने उसकी फैमिली को कॉल की और कहा कि आप लोग आकर ज़रा
शनाख्त कर लें। हम दुआ यही करते हैं कि ये आपका भाई नहीं हो, लेकिन हो सकता है, पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग प्लीज़ आकर एक नज़र देख लें। रईस के घर से उसके भाई, उसके कज़न, उसके मुख्तलिफ रिलेटिव साथ में आए और जब आके उन्होंने लाश को देखा तो वो रईस की लाश थी। और यहाँ से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और शुरू करते करते सबसे पहले वो पहुँचे रईस के दोस्तों की तरफ जो उसके साथ रात में थे। पुलिस ने जब उनसे पूछा कि कहाँ गया था और किस किस तरह था, उसके दोस्तों ने सारी कहानी जो की तू बता दी कि ये इतने बजे यहाँ गया, यहाँ पर डिलीवरी का कहा, हम बर्गर का इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब ये रात 2 बजे तक वापस ना आया तो फिर हम अपने अपने घरों को लौट गए और ये इस घर में गया था। पुलिस वाले उस घर में पहुँचे, उन्होंने कहा कि आपके घर रात एक डिलीवरी बॉय आया था कोई पार्सल लेकर, वो कहाँ है, वो मिसिंग है, हमें नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता। उन्होंने जब मालूमात की तो पता चला कि इस घर में आमना रहती है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आमना कहाँ है? तो किसी ने बताया कि आमना जो है वो बच्चों को लेकर बाहर खाना खाने गई हैं। आमना को कॉल करके बुलाया गया और उसके बाद फरहान और आमना को पुलिस पकड़ कर ले गई और बाकी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। अब उस इन्वेस्टिगेशन में आमना ने क्या स्टेटमेंट दिया, आमना के शौहर ने क्या स्टेटमेंट दिया और रईस के भाई ने क्या बताया, आइए हम आपको थोड़ी थोड़ी ख़ास बातें बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आमना का क्या स्टेटमेंट था। आमना का जो स्टेटमेंट था वो यही था कि शख्स मुझे 6-7 महीने से तंग कर रहा था, मुझे हैरेस कर रहा था, मुझे धमकियां दे रहा था, यहाँ तक कि इसने मेरे घर में डकैती भी की और तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए और 2 से 2.5 लाख रुपए का गोल्ड भी ये डकैती करके ले गया। तो सोचने की बात यह है, आपके घर एक शख्स आ रहा है, जा रहा है, आना जाना लगा हुआ है और वो इतनी बड़ी डकैती करके जाता है तकरीबन कोई 5.5 से 6 लाख रुपए की। आपने उसकी रिपोर्ट कहाँ कराई? आपने कहाँ बताया कि मेरे घर में इतने लाख रुपए की डकैती हो गई? आपके शौहर को क्यों नहीं पता कि आपके घर में ऐसी डकैती हुई है? आपके घर में किसी को क्यों नहीं पता कि आपका गोल्ड चोरी हो चुका है? आप क्या जवाब देंगी? बहरहाल ये भी एक कहानी है, क्योंकि मरने वाला मर गया, वो आके अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकता। अब जो ये मियाँ बीवी बता रहे हैं उसके ऊपर ही ये सारी कहानी चल रही है। बहरहाल उसने ये बताया कि ये मुझे तंग करता था, मुझे हैरेस करता था, मेरे साथ इसने बहुत ज़्यादती की, मेरे घर में आ गया, मेरे कमर पे इसने छुरी रखी, छुरी रख के मुझे कहने लगा मुझे किसी सेफ जगह पर ले चलो। तो मैं इसे अपने बेडरूम में ले गई, ऊपर वाले पोर्शन पे। तो नाज़रीन, सोचने वाली बात यह है कि नीचे वाला पोर्शन सारा छोड़कर बेडरूम में ले जाना ये कहाँ की शराफत है। और बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके उसने बताया कि इसने मुझे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर टच भी किया और साथ में घर की चीज़ों को इधर रखना, उधर उठाना, ये देखना, वो देखना, घर में जो डेकोरेशन आइटम्स होते हैं उनके साथ इसने खेल कूद शुरू कर दी और साथ में आमना के साथ भी खेल कूद करता रहा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि 6-7 महीने तक आप खामोश बैठी रहीं और जब ये कत्ल हो गया तो उसके बाद आपने सारी बातें यहाँ पर वाजे की, लोगों को बताया कि मेरे साथ ये मामला थे। कुछ ना कुछ ऐसा होता है, अगर कोई किसी को तंग कर रहा होता है इतने लॉन्ग पीरियड पर, तो अपने घर वालों को कोई बता देता है, कोई अपनी दोस्त को बता देता है, कोई अपने भाई को बता देता है, कम से कम अपने शौहर को ज़रूर बताते हैं ऐसे मामला के मेरे साथ ये मामला हैं। अगर कोई इज़्ज़तदार खातून हो तो ये फ़ौरी तौर पर अपने शौहर से डिस्कस करती हैं। लेकिन यहाँ पर आमना का ये सब कुछ किसी को ना बताना, ये बात 100% जाहिर कर रहा है कि यहाँ आमना खुद एक मुजरिम है और उसने खुद रईस को अपने घर में आने की जगह दी, अपने बेडरूम में जगह दी, अपना बेड शेयर किया उसके साथ। और फिर बाद में एक मरे हुए शख्स पर यह इल्ज़ाम लगाना कि इसने मेरे साथ ज़्यादती की, मेरी बच्ची को ट्रैक करता रहा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, सारा कुछ किया, मुझे ये बताता रहा, मुझे धमकियां देता रहा, ये सब फजूल की बातें हैं। अब अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ भी कह सकती है। साथ में उसने ये भी बताया कि अब मैं इसकी वालदा से माफ़ी मांगती हूँ, हमारा कोई इरादा नहीं था कत्ल करने का, लेकिन ये कत्ल हो गया, मुझे इनके घर वाले माफ़ कर दें। तो इससे अपना जुर्म भी कबूल लिया इन्होंने और इनके स्टेटमेंट से ये भी पता चलता है कि नहायत शातिर और ड्रामेबाज हैं दोनों मियाँ बीवी, और इन्होंने अब कत्ल कर दिया। अब किस तरह बच सकते हैं, बचने की तदबीरें कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं फरहान के स्टेटमेंट की, जो कि आमना का शौहर है। जब उससे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, कत्ल क्यों किया गया, तो उसने यही बताया कि मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया। और जब पुलिस से पूछा गया तो पुलिस ने भी यही कहा कि कत्ल तो कत्ल है, चाहे वो गैरत के नाम पर करें या किसी भी तरह करें, और इसमें दफ़ा 302 ज़रूर लगी। उसके बाद उसने ये भी बताया कि मेरी बेटी को ट्रैक करता था, मेरी बीवी को तंग करता था, मेरी फैमिली को डिस्टर्ब करके रखा हुआ था। 6 से 7 महीने हो गए थे। तो हज़रत 6 से 7 महीने आप अपनी बीवी से पूछें कि वो क्यों हरास होती रही, 6 से 7 महीने रईस को क्यों इस्तेमाल करती रही, ख़ुद भी इस्तेमाल होती रही। यहाँ तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान यही कह रहा है कि यहाँ पर सारा कसूर उस औरत का है।
और अगर वो औरत ऐसा नहीं करती तो आज बहुत कुछ बच सकता था। अब हम बात करते हैं रईस के भाई के स्टेटमेंट की कि उसके भाई ने क्या बताया। रईस के भाई ने बताया कि इस औरत ने खुद मेरे भाई को अपने घर में जगह दी, मेरे भाई का निकाह हो चुका था। अब दोस्तों सोचने की बात यह है कि जिस शख्स का निकाह हो गया हो, इतने मुकद्दस रिश्ते में बंध गया हो, फिर भी वो जाकर कहीं और अपना मुंह काला कर रहा हो तो उसे सज़ा तो मिलनी होती है ना। गो के वो इस दुनिया में अब नहीं रहा, लेकिन गलत काम का हमेशा गलत ही अंजाम होता है और रईस के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। उसने गलत काम किया तो उसका अंजाम भी गलत हुआ, आज वो इस दुनिया में नहीं है। उसके भाई ने मज़ीद ये बताया कि इस औरत ने मेरे भाई को फंसा कर रखा हुआ था, इस्तेमाल कर रही थी और उसके दोस्तों के पास बहुत सारी तस्वीर और वीडियोस भी मौजूद हैं। रईस के ख़ुद के मोबाइल में भी बहुत सारी प्राइवेट वीडियोस और प्राइवेट फ़ोटोज़ मौजूद हैं। इवन ये कि उसके भाई ने ये बताया कि वॉशरूम से कॉल्स तक आती थी, वीडियो कॉल्स किया करती थी आमना उसे, और पता नहीं कहाँ कहाँ से वीडियो कॉल्स किस किस तरह आती थी। काबिल एतराज़ हालत में सारी वीडियोज़ अभी भी मौजूद हैं और उसके दोस्तों ने बहुत सारी पिक्चर्स भी शेयर की हैं। अब आप ये देखें कि जब किसी शख्स का निकाह हो गया हो, एक औरत की खुद की भी शादी हुई भी हो, 3 बच्चों की माँ हो, और अगर वो लोग इस तरह के काम करें तो उनके लिए हमारा दीन क्या सज़ा मुकर्रर करता है। बहरहाल उसके भाई ने सारी डिटेल्स बताई और ये भी बताया कि ये औरत मेरे भाई को व्हाट्सएप पर बार बार कॉल्स करती थी और इसने ही मेरे भाई को फंसाया हुआ था, वरना कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी को हम रुखसत करा के अपने घर लाने वाले थे। और यहाँ पर क्या मामलात हुए कि मेरे भाई को इन्होंने मार दिया। अब यहाँ पर इनका ये क्लेम कि मेरे भाई को इन्होंने मार दिया ठीक है, लेकिन आप ये भी देखें कि आपका भाई मरा किस वजह से है। अब अगर वो जहर खाने से मरता तो वो एक अलग बात थी, गोली लगने से मरता तो वो एक अलग रीज़न है, किसी डकैती में मरता वो अलग रीज़न है, ख़ुदकुशी करता वो अलग रीज़न है, लेकिन यहाँ पर मरने की वजह क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। तो वो वजह आप सब जान चुके हैं कि यहाँ पर क्या वजह बनी। और इस वक्त जो 2 कातिल हैं, फरहान और उसकी बीवी आमना, ये दोनों पुलिस कस्टडी में हैं, इनसे तफ्तीश जारी है। तमाम वीडियोस, मोबाइल फ़ोन्स पुलिस की कस्टडी में हैं, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि ये अगस्त का वाक़या है और अभी अक्टूबर शुरू हो चुका है। इन 2 महीनों 1.5 महीनों में अभी तक ये केस क्यों नहीं सुलझ सका है, अभी तक क्यों उलझा हुआ है, जब इतने एविडेंसेस मौजूद हैं। पूरी कौम एक ही बात कह रही है कि इसका कसूर सिर्फ़ और सिर्फ इस औरत का है। अगर ये औरत उसे इतना स्पेस नहीं देती, इतना मुंह नहीं देती, तो किसकी मजाल जो किसी के बेडरूम तक जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें यही सबक मिलता है कि बुरे काम का हमेशा बुरा ही अंजाम होता है और ख़ास तौर पे इसमें ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए, क्योंकि इस वाक़े में किसी एक मर्द की ज़िंदगी तबाह नहीं हुई है, इसमें टोटल 4 मर्दों की ज़िंदगी तबाह हुई है। एक तो वो जो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा रईस, दूसरा इसका शौहर फरहान जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है, तीसरा इसके शौहर का भाई अरमगान जो कि वो भी पुलिस कस्टडी में है, और चौथा इस आमना और फरहान का वो बच्चा जो अभी मासूम है, जिसे कुछ भी नहीं पता, जिसे अभी दुनिया में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ बनना है। उसे क्या क्या सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, क्या क्या तलखियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, क्या क्या बातें सुनने को मिलेंगी अपनी माँ की वजह से। उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस ज़िंदगी में कामयाब होना। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस तरह के मासूम बच्चों को कामयाबी दे, क्योंकि उसमें उस मासूम बच्चे का कोई कसूर नहीं है। जो कसूर है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर किसी ने कत्ल किया है तो 302 के मुताबिक जो सज़ा होती है। हम इस वक्त मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से और आला अदलिया से कि वो इस जो भी सज़ा है वो इस सज़ा को दें और इस मामले को रफ़ा दफ़ा करें, ताकि बाकी लोग अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें और दूसरे लोग इससे इबरत पकड़ सकें। अगर कोई इस तरह के कामों में मुलव्विस है तो वो अभी भी सुधर जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको तमाम हक़ाइक़ का पता चल गया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।